अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ साइकोलॉजी 101 के लेसन नंबर 38 को डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग क्या है? साइकोथेरेपी। अब इसमें क्या है कि साइकोथेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें क्या है कि एंडलर और गोल्डमैन के मुताबिक जो लिस्ट है वो एक गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर सकती है कि साइकोथेरेपी क्यों ज़रूरी है या किन हालात में ज़रूरी होती है। जब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उनकी डेली एक्टिविटीज़ जब अफेक्टेड होती हैं, वो डेली एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली नहीं परफॉर्म कर सकते, तो उनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। सम टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, किसी टेंशन में होते हैं, वो कोई भी फीलिंग्स जो हैं उनको फील नहीं कर पाते, खुशी की या गम की, और एक सर्टन डिप्रेस की सिचुएशन में रहते हैं, लोगों से खौफज़दा होते हैं, या फिर उनको हर वक्त खौफ होता है कि कोई हमारे पीछे लगा हुआ है या हमारे बारे में बात कर रहा है। इनसिक्योरिटीज़ उनको होती हैं और वो लोगों से अच्छी तरह इंटरेक्ट नहीं हो सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। तो ये सब जो है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद वैरायटीज़ ऑफ साइकोथेरेपिस्ट हैं कि इसमें 400 वैरायटीज़ हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसको आपने याद रखना है कि कितनी वैरायटीज़ होती हैं। उसके बाद ये है कि साइकोथेरेपिस्ट जो है वो चूज़ करते हैं आपकी सिचुएशन के मुताबिक कि किस बंदे को क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसके मुताबिक वो उसको डील करते हैं और उसको वो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद साइकोथेरेप्यूटिक ओरिएंटेशंस, इसमें क्या अप्रोचेज हैं जो इसको डिफाइन करती हैं। जैसे साइकोडायनामिक अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, कोग्निटिव अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। उसके बाद साइकोथेरेपी कौन लोग प्रोवाइड कर सकते हैं या किन लोगों से आपको इसमें हेल्प मिल सकती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट हैं। उसके बाद ऐसे लोग हैं जो मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं प्रोफेशनली, वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, और क्लिनिकल और साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो जिन्होंने पीएचडी की होती है और वो अच्छे तरीके से ट्रेंड होते हैं और उनके पास जो है डिग्री होती है, इस चीज़ की स्पेशलाइजेशन उन्होंने किया होता है, वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो भी पीएचडी होल्डर्स होते हैं और उनके पास रूटीन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का सॉल्यूशन होता है, या वो उस पे वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या है, जो उनकी वर्क प्लेस का यूनिवर्सिटी मेंटल हेल्थ क्लिनिक, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो क्लिनिक एसोसिएट होते हैं या फिर कुछ डॉक्टर्स ने रेफ़र किए होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ रेफ़र की होती हैं, ये जो हैं उन लोगों को ये गाइड करते हैं। उसके बाद साइकोथेरेपिस्ट हैं, ये भी एमडी एमबीबीएस और इस तरह की क्वालिफाइड डिग्रीज इनके पास होती हैं जो लोगों को डील करते हैं, और ट्रेनिंग इनके पास होती है। ये मेडिकली डॉक्टर ही एक तरह के होते हैं, क्योंकि इनके पास फिर ये राइट होता है कि वो अगर कोई बीमारी ऐसी है जिसमें मेडिकल नीड की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो ये पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसकी प्रॉब्लम के मुताबिक ये जो है मेडिसिन भी सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद साइको एनालिस्ट हैं, तो ये भी प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशंस होते हैं जो मेडिकल डॉक्टर्स भी हो सकते हैं और ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद लिस्टेड प्रोफेशनल काउंसलर्स और क्लिनिकल मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं, ये भी प्रोफेशनल मास्टर्स डिग्री होल्डर होते हैं और सर्टिफिकेशन होता है इनका थेरेपी में, मतलब ये अपनी इस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि ये थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअली लोगों को, कपल्स को और फीमेल्स को। ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल और साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर्स हैं, ये क्या होता है, प्रोफेशनली जो बेसिकली मास्टर डिग्री होल्डर्स होते हैं और स्पेशलाइज कर रहे होते हैं, ये सोशल वर्क में भी रिलेट होते हैं, जो लोगों को थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद साइकोथेरेपिस्ट बेस्ड अपॉन द साइकोडायनामिक अप्रोच, के साइकोथेरेपिस्ट जो हैं वो साइकोडायनामिक अप्रोच पे बेस करती हैं, जो कि फ्रूड ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका ये मॉडल था साइकोडायनामिक अप्रोच। इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या असम्पशंस थी कि जो हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी रूट हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर से रिलेट होती हैं और हमारे अनकॉन्शियस के साथ जो है रिलेट होता है, यानी हमारा अनकॉन्शियस जो है वो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद साइको एनालिस्ट हैं, इसको भी क्या सिगमंड फ्रूड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये भी अब नॉर्मल बिहेवियर पे इसकी रूट्स हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करती है और कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करती है, यानी लोगों के डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करवा के लोगों को नेगेटिविटी से निकालते हैं और उनको उनकी जो डेली लाइफ है उसकी तरफ लाते हैं, और इंटेलिजेंट लेवल इसमें लोगों का चेक करते हैं, मतलब लोगों की पर्सनैलिटी को जज करके
फिर उसके अकॉर्डिंग उनका इलाज किया जाता है कि ये कितना बात को समझ सकते हैं या कितना आपकी जो थेरेपी है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट है, इसमें क्या है कि सबसे पहले ये देखा जाता है, आप ये चीज़ एक्सप्लोर करते हैं कि पेशेंट किस वजह से किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है या ऐसी क्या डिज़ायर्स या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया। उसके अनकॉन्शियस को समझा जाता है, उसके अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी जो इनर कॉग्निटिव उसकी जो खसूसियात होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उनको इन्हेंस किया जाता है, उसको अवेयर करवाया जाता है कि वो अपनी शनाख्त को कैसे पहचान सकता है, अपने आप को कैसे पहचान सकता है, अपनी ईगो को, अपनी सुपर ईगो को कैसे काम में ला सकता है। मतलब उसको समझाया जाता है कि वो एक मुकम्मल इंसान है और वो कैसे अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको उजागर करता है, अपने शऊर को कैसे उजागर कर सकता है, अपनी जो उसकी प्रॉब्लम है उसको अपने अंदर की जो पावर्स हैं उनके साथ कैसे ओवरकम कर सकता है। उसके बाद क्या है कि फ्री एसोसिएशन, इसमें क्या होता है, कंफर्टेबल पोजीशन रखी जाती है पेशेंट के लिए, उससे बात की जाती है, उसको समझाया जाता है कि उसके माइंड में जो चल रहा है वो अपने जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है या जो वो कुछ उसको समझ आ रही है वो बयान करे। उसको कहा जाता है कि वो जो चीज़ें उसको तंग कर रही हैं या जो थॉट्स उसको तंग कर रही हैं या जो इमोशंस या फीलिंग्स उसको फील हो रही हैं वो अपने ज़ुबान में बयान करे या ऊंची-ऊंची बोले। तो इस थेरेपी को या इस तरीके को कैथारसिस भी कहा जाता है। तो ये आपके उसमें ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये टर्म, इसको आप याद रखें। उसके बाद क्या, ड्रीम्स इन फ्रूडियन अप्रोच। अब फ्रूडियन अप्रोच में क्या थे कि ड्रीम्स को भी इन्वॉल्व किया गया था कि आपके जो कुछ ख्वाब होते हैं वो भी आपकी परेशानी की वजह बनते हैं, यानी कुछ ख्वाब आपको तंग कर रहे हैं। तो इस तरीके में ख्वाबों को भी जज किया जाता है कि पर्सन से पूछा जाता है ऐसे कौन से ख्वाब हैं या परेशानी है या ऐसी लाशौरी सोचें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो आप बयान करें। तो उसमें क्या है कि ड्रीम कंटेंट को देखा जाता है, लेटेंट कंटेंट और मैनिफेस्ट कंटेंट। तो इसमें क्या होता है, मैनिफेस्ट पार्ट ऐसे होते हैं जो कि आपकी बिल्कुल सतह पे होते हैं, यानी जो कि आपके बिल्कुल पॉइंट पे होते हैं जो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और लेटेंट पार्ट क्या होते हैं, जो हिडन होता है, जो आपको समटाइम याद नहीं रहते या आपको कुछ कुछ याद रहते हैं या आपको कुछ पार्ट उनका कुछ खौफ या कुछ ऐसा ज़हन में होता है कि मैंने ऐसा देखा था या ऐसा मिलता-जुलता देखा था। उसके बाद सिंबोलिज़्म है, तो उसमें क्या है, जो मैनिफेस्ट कंटेंट है वो सिंबोलिज़्म फॉर्म होती है। उसके बाद क्या है कि इन ख्वाबों के बारे में पूछा जाता है कि आपको ये ख्वाब कैसे तंग कर रहे हैं। अगर आपके ज़हन में कोई बात है, कोई आपको डिस्टर्बेंस है या ख्वाब आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनको आप बयान करें, उनको बताएँ। उसके बाद क्या, एनालिसिस और रेजिस्टेंस, इसमें देखा जाता है कि आप इनके बारे में क्या आपकी पावर है या आप क्या फ़ील करते हैं, क्या चीज़ें आपको अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान में फ़ील होती हैं। यानी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अनकॉन्शियस का ही पता लगाते हैं, फिर उसके बाद अनकॉन्शियस थॉट्स की तरफ भी जाते हैं। उनका ये मानना होता है कि वो किसी थेरेपी से अनकॉन्शियस थॉट्स, अनप्लेजेंट जो थॉट्स हैं, जो सोचें हैं या नाखुशगवार वाक़यात हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। उसके बाद ड्रीम एनालिसिस है कि थेरेपिस्ट जो हैं वो ड्रीम्स को एनालाइज़ करते हैं, उनको समझने की, उनको सर्च करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस है। ट्रांसफरेंस क्या होता है, पेशेंट्स के इमोशनल रिस्पॉन्स को देखा जाता है थेरेपिस्ट की तरफ कि वो अपने थेरेपिस्ट को कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। मतलब उसके साथ अब पेशेंट की अगर अपने थेरेपिस्ट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, वो उसको अपनी बात समझा सकेगा, तो ही वो अपना इलाज करवाने के लिए तैयार होगा। अगर उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस है अपने थेरेपिस्ट की तरफ, तो कभी भी थेरेपिस्ट उसको पॉजिटिविटी की तरफ नहीं ला सकता और वो पॉजिटिवली उसको अपने बारे में नहीं बता सकेगा। उसके बाद काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होता है, थेरेपिस्ट का अगर इमोशनल रिएक्शन है अपने पेशेंट की तरफ, यानी वो उसको बहुत अच्छे तरीके से जज कर रहा है, उसकी बात को तवज्जो से सुन रहा है, उसको पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्स दे रहा है, तो जो पेशेंट है वो भी अच्छे तरीके से अपनी हर प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकेगा। उसके बाद क्रिटिसिज्म था फ्रूडियन साइकोडायनामिक थेरेपी के बारे में कि इस डायनामिक थेरेपी का कोई प्रूफ नहीं मिला कि आपका जो अनकॉन्शियस है वो एग्जिस्ट करता है, यानी आपकी लाशऊरी क़ुव्वतें एग्जिस्ट करती हैं या वो कितना आपको डिस्टर्ब करती हैं। उसके बाद इसमें डिटर्मिनिज्म क्या चीज़ इस अप्रोच में की गई कि देखा गया कि ये जो है वो जगह या स्पेस नहीं है कॉन्शियस के लिए, कोई भी रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए, पर्सनल एक्ट जो है उसके लिए। यानी ये चीज़ें एक्सटर्नल वेरिएबल्स और इन्वायरमेंट को इग्नोर करती थी, यानी आपकी जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, आपके आसपास का माहौल, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो भी आपकी इन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये जो अप्रोच थी ये इन चीज़ों को रिजेक्ट करती थी, यानी इसमें इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को ज़्यादातर रेफ़र करती थी या फिर इसमें लाशऊरी क़ुव्वतों का ज़्यादा ज़िक्र था। मतलब इसमें कोई रिलेशनशिप के बारे में नहीं था, कोई जेंडर के बारे में नहीं था, ये सब चीज़ें इसमें
इग्नोर थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या है कि ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है जिसमें बिहेवियर और इन्वायरमेंट को कंसीडर किया जाता है, उनके रिलेशनशिप को देखा जाता है कि कैसे एक बिहेवियर जो एलिमेंट्स है वो कैसे समझे जाते हैं या कैसे एक्सप्लेन किए जाते हैं, और उसके बाद उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनके रिस्पॉन्सेज देखे जाते हैं। उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें क्या है कि इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट लेबॉर्ट्री से, टेक्निक से, लोगों के बिहेवियर के बारे में, और फिर उन पे रिसर्च की जाती है। उसमें क्या है कि बिहेवियरिस्ट इंटरेस्टेड किस चीज़ में नहीं होते, अनकॉन्शियस में नहीं होते, इनर मोटिवेशन नहीं होती, उनके बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बिहेवियर थेरेपी में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि ये ज़्यादा डायरेक्टेड होती है लोगों की तरफ, मतलब इसमें बिहेवियर को जज किया जाता है कि वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, उनका माइंड लेवल क्या है, वो किन बातों को समझ रहे हैं, या उनकी उनकी उनका उनकी लर्निंग क्या है, उनका एक्सपीरियंस इस बारे में क्या है। उसके बाद किसी एक पर्सन के बिहेवियर को जज किया जाता है, देखा जाता है कि वो क्या प्रॉब्लम, उसके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, उसका रवैया कैसा है, उनके पेशेंट के रवैयों की तहकीक करके उनकी प्रॉब्लम को सर्च किया जाता है। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग और बिहेवियर थेरेपी है। क्लासिकल कंडीशनिंग और बिहेवियर थेरेपी है, इसमें क्या था, इसमें वेरियस क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, एवर्सिव थेरेपी है, और फ्लडिंग एंड इम्प्लूसिव थेरेपी है। अब सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है जी, ये ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आपने लोगों के अंदर अच्छी फीलिंग्स को जनरेट करना होता है, यानी उनको उनके जो एनजाइटी है या जो भी उनका जो डिप्रेशन है उसको स्टिमुलेट करना होता है, आपने उनकी एनजाइटी को ख़त्म करना होता है, उनमें उनमें ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करना होता है कि वो अपने स्ट्रेस को भूलें और थोड़ा सा अपने मसल्स को रिलैक्स करें, अपने अपने आप को रिलैक्स फील करवाएं। जब उनके मसल्स रिलैक्स होंगे फिर उनको उन फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है जो उनके लिए पेन का बायस बनते हैं, मतलब वो उनको उन चीज़ों से डराया जाता है या उन चीज़ों की तरफ लाया जाता है जो उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। फिर उन बातों को, उन फैक्टर्स को उनके सामने बार बार पेश किया जाता है ताकि वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें और उनके बारे में खुल के बात कर सकें कि हमें ये चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं, और उनके डर, उनके दिल से, उनके दिमाग से इन चीज़ों का खौफ निकल जाए और वो जो अपने थेरेपिस्ट को अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम बता सकें। उसके बाद अवर्सिव थेरेपी क्या होती है, जिसमें ये टेक्निक देखी जाती है कि आप अनवांटेड हैबिट्स को कैसे कवर कर सकते हैं, आप अनवांटेड हैबिट्स के साथ इसमें पेशेंट को कैसे डील कर सकते हैं, यानी इस तरह के बिहेवियर को जज किया जाता है कि अनवांटेड हैबिट कैसे आपके ऊपर तारी हैं, आपके मूड को, आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। और उसके बाद क्या है कि पेशेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाता है कि वो खुद से इनकाउंटर करे, यानी खुद से अपने खौफ को समझे, उसको जाहिर करे और उसके बारे में लड़े, उसके बारे में फाइट करे, उसको अपने जहन से, अपने दिल से निकाल सके। उसके बाद क्या, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्व किया जाता है पेशेंट को, उसके मूड को समझा जाता है, उसको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, उसकी हैबिट्स चेंज करने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपनी जो बुरी आदतें हैं या अनवांटेड हैबिट्स है, ये जो खौफ है, उनसे निकल सके। उसके बाद क्या, ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, जिसमें पनिशमेंट और रिवार्ड को की स्ट्रेटजीज को देखा जाता है, उसके थ्रू पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। उसके बाद टोकन इकोनॉमी या टोकन सिस्टम, यानी किसी पर्सन को रिवॉर्ड दिया जाता है, डिफरेंट तरह के रिवॉर्ड रखे जाते हैं कि हम आपको, अगर आपने इस तरह का हमें फॉलो किया या ये काम किया तो हम आपको एडमायर करेंगे या ये टोकन देंगे, जिसमें कोई पैसे हो सकते हैं या कोई भी रिवॉर्ड हो सकता है, जिससे उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ दें या ये गोल अचीव करें। उसके बाद कॉन्टीजेंसी, इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग है, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है या कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान कि अगर उसने ये गोल अचीव किए तो वो उसको ये रिवॉर्ड देगा, या उसके उसके साथ उसका एक मुआहिदा होता है कि उसने इस तरह इन चीज़ों को फॉलो करना है, इन बातों को डिसलाइक करना है, तो अगर उसने ये ना किया तो उसको ये पे करना पड़ेगा, या उसको ये सज़ा मिलेगी या ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि जो बिहेवियर थेरेपी होती है उसका रिजल्ट देखा जाता है, या देखा गया कि वो इतने जो 50 to 90% जो है पेशेंट को ट्रीट करती है, या उसको अच्छे तरीके से उसकी एंजाइटी या डिसऑर्डर में से निकाल देती है, या उसके अनवांटेड बिहेवियर से निकाल देती है। मतलब जैसे स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं, ये चीज़ें इसमें जो है थेरेपीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है, ये पेशेंट पे काम भी करती हैं, उनको सिखाया जाता है कि वो कैसे अपने प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते हैं, उससे कैसे निकल सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने बिहेवियर को कैसे अच्छा कर सकते हैं। उनको रीइंफोर्समेंट टेक्निक के इस्तेमाल की करवाई जाती हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा आ सकें, अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकल सकें। डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज़ और गोल्स अपनाए जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं या इन चीज़ों ने उनके दिमाग पे कैसा असर
कैसा असर किया या वो अपनी इन बैड हैबिट से कैसे निकल सके। उसके थेराप्यूटिक इंटरवेंशन स्ट्रेटजी है जिसमें बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, उसकी देखा जाता है कि कितना जो पेशेंट है वो किस लेवल पे, मिनिमम या मैक्सिमम लेवल पे आपकी बात को समझ सकता है, अपने बिहेवियर को कैसे जज कर सकता है और उसको कैसे चेंज कर सकता है। ठीक है, कि क्या है उसमें लर्निंग स्टेप्स होते हैं कि आप पेशेंट के बिहेवियर को उसके बाद क्या है कि पेशेंट की जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसकी हिस्ट्री जानी जाती है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो इस प्रॉब्लम में कैसे इन्वॉल्व हुआ, क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर से क्या क्या इशू थे जो उसको फेस करने पड़े या किन इश्यूज की वजह से वो इन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, केयरफुल तरीके से उस पर नज़र रखी जाती है और जो भी उसके बारे में प्लान बनाया जाता है उसको उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। उसके बाद ऑल्टरिंग द बिलीफ सिस्टम है, इसमें क्या है कि लोगों का बिलीफ अच्छा बनाया जाता है, उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो लोगों पे बिलीव कर सकें, उनके साथ रिलेशनशिप बना सकें या उनके साथ इंटरेक्ट हो सकें। ठीक है, इसमें क्या थेरेपिस्ट का फोकस होता है कि वो उनकी जो नेगेटिविटी है, उनका जो इरेशनल बिहेवियर है या उनका जो गैर यकीनी रवैया है उसको वो चेंज कर सके। उसके बाद कोग्निटिव थेरेपी फॉर डिप्रेशन है जिसमें ये होता है कि इंसान की जो इनर फोर्सेस होती हैं उनके थ्रू उसकी थेरेपी की जाती है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनके थ्रू ही उसकी थिंकिंग के थ्रू ही उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसके डिप्रेशन को और जो भी उस पर प्रॉब्लम है वो उसको उसकी इनर फोर्सेस के थ्रू ही उसको सॉल्व करवाया जाता है और उसको इन बातों से रूशनास करवाया जाता है कि वो समझे कि उसको इंटरनली क्या फोर्स करना पड़ रहा है और उसको क्या चीज़ें हैं, क्या नेगेटिविटी है जो वो बर्दाश्त कर रहा है या क्या फोर्सेस हैं जो उसके माइंड में आती हैं, जो सोचें हैं उसको तंग करती हैं, वो उनको बेयर करे या उनको डिस्क्राइब करे, उन पे काबू पाना सीखे। उसके बाद रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है जो कि 1962 से 1977 में डेवलप हुई। एल्बर्ट ने इसको डेवलप करवाया। इसका फोकस क्या था कि ये इरेशनल बिलीव्स की तरफ इसका फोकस था और इसमें पेशेंट को इस चीज़ की तरफ इन्वॉल्व करवाया जाता था कि वो चीज़ों को करें, ज़रूर करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की तरफ यकीनी तौर पे जाएं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है। इसमें सबसे पहले आपने ये फैक्टर्स देखने हैं कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी से काउंसलिंग है, साइकेट्रिस्ट हैं, ये चीज़ें इनको आपने देखना है, इनके पॉइंट्स ही आप याद रख लें। उसके बाद इसमें आपने ये जो थेरेपीज़ हैं इसमें जैसे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है और एवर्सिव थेरेपी है, इसको आपने देखना है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्योंकि इस ट्रीटमेंट है इसमें तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जैसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, ऑपरेंट लर्निंग है, जो टोकन सिस्टम है, ये सब पॉइंट्स आप इनके बस माइंड में रख लें कि इसमें ये पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। लेक्चर को एक दफ़ा ज़रूर थॉरली पढ़ लें ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम ना हो और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। उसके अलावा फेसबुक का पेज है और इंस्टाग्राम का पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और ब्लॉग पे आपको सब पॉसिबल सब्जेक्ट्स के पास पेपर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।